हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी व पेडागोजी की क्लास नंबर 6। दोस्तों यदि आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151। दोस्तों इसके पहले जो हमने 5 क्लासें की हैं उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बच्चे डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या दोस्तों सरल से जटिल की ओर। बताइए जो बच्चे हैं वह किस प्रकार से सीखते हैं। तो दोस्तों आप जब किसी बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो क्या उसको सीधे कुछ जटिल सिखाने लगेंगे या सबसे पहले कुछ सरल बताएंगे। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, कुछ सरल चीजें बताएंगे, यानी बच्चा जो है वह सरल से जटिल की ओर सीखता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। बताइए साथियों, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति है जो जानकारी के प्रकरण में प्रभावी नहीं होगी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण का सृजन करना या निष्क्रिय अनुवाचन करना। बताइए कौन सी अधिगम युक्ति है जो जानकारी के प्रकरण में क्या होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। तो वह है दोस्तों निष्क्रिय अनुवाचन करना, यानी किसी भी चीज का निष्क्रिय रूप से पालन करना, दोहराना, उसका वाचन करना। यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कोई पाठ है, कोई लेसन है, उसको पढ़ने के लिए बालक को कह दिया गया, वह निष्क्रिय रूप से उसको पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है। तो ये दोस्तों अधिगम युक्ति एक प्रकार की प्रभावशाली नहीं होगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153। अभिकथन ए दिया गया है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। क्या ऐसी बात है? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। क्या क्या कथन ए सही है और कारण यानी आर उसकी सही व्याख्या कर पा रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल ए जो है वह सही है। क्या है, जो कथन दिया गया है वह सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, या यूं कहें कि आर पूरी तरह से गलत ही लिखा गया है। क्योंकि दोस्तों जो गैर उदाहरण होंगे वह विद्यार्थी के जीवन से संबंधित होंगे, जो विद्यार्थी को भ्रमित नहीं करेंगे बल्कि किसी संप्रत्यय को सीखने में क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डॉट डॉट में चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। दोस्तों राधिका एक शिक्षिका हैं, वह अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने यानी अलग अलग से रूप से प्रस्तुत करने, उसको समझने, उसका मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए क्या कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। तो दोस्तों ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों के चिंतन में किस प्रकार का विकास कर रही हैं, किस प्रकार के विकास को सुसाधित कर रही हैं। क्या अपसारी चिंतन को, या अभिसारी, या बाह्य रूप से अनुकूलित, या दोस्तों अंतार्किक। बताइए साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों जब भी किसी चीज के विविध रूप को प्रस्तुत करने की बात कही जाए, यानी अलग अलग तरीकों से, यानी दोस्तों सृजन करने की, कुछ बनाने की बात की जाए, तो दोस्तों वह सृजनात्मकता से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए इसमें सृजनात्मकता नाम का तो कोई ऑप्शन है नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों इसमें अपसारी है। अपसारी जो है, अपसारी सोच जो है, यह सृजनात्मकता का गुण होती है। किसका? सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण गुण है। क्या? अपसारी चिंतन। अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डॉट डॉट के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी यानी एक अपर लेवल की श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु
क्या करेंगे, उन्हें किस चीज के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेंगे, क्या अनुक्रिया समुच्चय समुच्चय को, या प्रयत्न एवं त्रुटि विधि को, या अनुपूरक चिंतन को, या कंठस्थीकरण रट्टा विधि को? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, एक अपर लेवल की समस्या समाधान का विकास करना है बच्चों में, तो क्या आप उसको कह देंगे कि तुम रटो? तो ऐसा नहीं है। आप क्या आप करेंगे बताइए, क्या अनुक्रिया समुच्चय करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करेंगे और अनुरूपक चिंतन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो सही आंसर है वह बी और सी दोनों हो जाएंगे, याद रखिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रहा हूं दोनों ऑप्शन के साथ कि भविष्य में आपको इनमें से कोई एक ही ऑप्शन परीक्षा में मिल सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का जो अग्रिम रेगल की समस्या समाधान की बात की जाए, जहां पर अग्रिम यानी उच्चतर श्रेणी की बात की जाए, वहां पर या तो प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का प्रयोग होगा या तो अनुरूपक चिंतन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी और सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है। दोस्तों अपनी स्वयं की जो चिंतन प्रक्रिया है उसका निरीक्षण करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए और तदनुसार रूपांतरण यानी उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो क्षमता है उसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है? क्या कंठस्थीकरण करके, या विस्मरण करके, या चयनात्मक ध्यान से, या परासंज्ञान से? बताइए दोस्तों क्षमता को क्या कहा जाता है, परासंज्ञान कहा जाता है। उस क्षमता को क्या कहा जाता है, परासंज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी प्रक्रमण, क्या दोस्तों जानकारी प्रक्रमण, यहाँ पर दोस्तों प्रक्रम ही है, प्रक्रम ही है, परंतु ये शब्दों का हेर फेर है। क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वह शब्दों का हेर फेर करके आपको फंसाना चाहता है। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण डॉट डॉट व्यक्तियों के भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या दोस्तों सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं? बताइए। जानकारी जो प्रक्रमण कौशल है जैसे कि अनुश्रवण, अनुस्मरण, क्या दोस्तों अनुस्मरण, यह किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों यह भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और भावनाओं से यदि जुड़ा हुआ होगा तो प्रभावित भी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 दोस्तों डॉट डॉट दिया गया है के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति के लिए सीखना, संप्रत्यय को समझना, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, या संदेहों को दूर करने के लिए? बताइए दोस्तों। डॉट डॉट के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है, सीधा सा आपसे पूछ रखा है। किसी संप्रत्यय को समझना, क्या यह बाह्य अभिप्रेरणा है या आंतरिक अभिप्रेरणा है? बताइए दोस्तों अभिप्रेरणा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाह्य और आंतरिक यह दो प्रकार की होती है दोस्तों, बाह्य होती है और आंतरिक होती है। आंतरिक में ज्यादातर वे चीजें आती हैं जो आप अपने आप करना चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है, और बाह्य में जब लोगों को आप क्या करना चाहते हैं, लोगों के बीच अपनी ख्याति बटोरना चाहते हैं, तो दोस्तों वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, यानी जानने किसी चीज को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, तो दोस्तों यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा। संप्रत्यय को समझना, दोस्तों यदि आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप किसी संप्रत्यय को समझेंगे, और संप्रत्यय को समझना भी क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। दोस्तों संदेहों को दूर करना, मान लीजिए आपके अंदर किसी भी सवाल को लेकर कोई संदेह है, क्या है, संदेह है, तो आप शिक्षक से पूछेंगे और अपने जो संदेह है सवाल के प्रति उसको दूर करेंगे, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। परंतु दोस्तों दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, यानी आपका क्या मकसद है कुछ भी सीखकर, कि आप दोस्तों के बीच लोकप्रियता पा सकें, दोस्त आपको कह सके कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको ये चीजें आती हैं, तो दोस्तों ये क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रश्न
प्रदर्शन अभिमुख हो या विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर न दिए जाएं। बताइए दोस्तों, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, बताइए, जो अधिगम है वह सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब हो जाएगा? तो दोस्तों, जब जो विषय वस्तु है वह विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, यानी जो विद्यार्थी का बैकग्राउंड है, एक प्रकार से कहें जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, यदि उससे संबंधित कोई विषय वस्तु होगी तो विद्यार्थी उसको प्रभावशाली तरीके से क्या कर सकेगा, सीख सकेगा और उसका अर्थपूर्ण निर्माण भी कर सकेगा। अर्थात ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का वार्धिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा में अनभिज्ञता या तंत्रिका संबंधी न्यूनता। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक है जो अधिगम को सुसाधित करता है? बताइए दोस्तों, जो अधिगम है इसको सुसाधित करने का जो सबसे अच्छा कारण होगा वो योग्यता का वार्धिक मत, वर्धन, किसी चीज का वर्धन करना, यानी किसी चीज को बढ़ाना क्या कहलाता है, वार्धिक कहलाता है। तो अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पास के विकर्षण से अधिगम आसपास का जो विकर्षण है वह अधिगम को सुसाधित नहीं करेगा बल्कि विचलित करेगा। यदि दोस्तों आपके वातावरण में आप मान लीजिए कुछ सीख रहे हैं, आपके आसपास के वातावरण में कहीं पर मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, कहीं पर मान लीजिए रसगुल्ले बन रहे हैं, कहीं पर मान लीजिए पनीर की सब्जी बन रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सीख नहीं पाएंगे। और ये चीजें क्या है, ये विकर्षण का काम कर रही हैं। आपके मुंह में लार टपक रही है कि रसगुल्ले बन रहे हैं, अभी खाएंगे, पनीर बन रहा है, अभी हम खाएंगे, क्रिकेट चलिए खेल आते हैं, ये सभी क्या है, विकर्षण है। दोस्तों ये जो है अधिगम को सुसाधित नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, बाधित करेंगे। और यदि दोस्तों आपकी भाषा अनभिज्ञता है, यानी आपको भाषा ही नहीं पता, तो दोस्तों आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, यानी अधिगम सुसाधित नहीं होगा। और तंत्रिका संबंधी न्यूनता, मान लीजिए तंत्रिका संबंधी न्यूनता, मान लीजिए आप पेन पेंसिल पकड़ना ही नहीं जानते या कुछ कर ही नहीं सकते, तंत्रिका संबंधी आपके विकार हैं, आपके हाथ नहीं चल पा रहे हैं, तब भी अधिगम सुसाधित नहीं होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में जो सबसे सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, योग्यता का वार्धिक मत। क्वेश्चन नंबर 161, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, अनर्थक वैधन व अभ्यास। बताइए दोस्तों, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है, कौन सी है एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति? क्या सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण हो यह एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है? तो बिल्कुल नहीं। यदि शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में, तो दोस्तों बच्चा अपने अंदर के डाउट को पूछ ही नहीं पाएगा, तो दोस्तों वो सीखेगा ही नहीं, वहां पर केवल शिक्षक का ही प्रभुत्व रह जाएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, यह दोस्तों शैक्षिक रणनीति बिल्कुल प्रभावशाली होगी, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को समझ लेते हैं, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद कर। दोस्तों याद करने की जहां भी बात आ जाए वो तो हमेशा निगेटिव ही होता है। अनर्थक वैधनवाय अभ्यास, यानी बेमतलब का अभ्यास करना किसी चीज का, यह भी निगेटिव पॉइंट है। जो प्रभावी हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डॉट डॉट हो जाता है और वे डॉट डॉट विद्यार्थी बन जाते हैं। बताइए दोस्तों क्या हो जाता है जब विद्यार्थी यह महसूस करते हैं कि जो सीखने की गतिविधियां हैं उन पर उनका नियंत्रण हो चुका है, यानी वो उसमें एक प्रकार से निपुण हो चुके हैं, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ही सोचिए, आप कोई चीज सीख रहे हैं तो सीखने की गतिविधि आप जब सीखते हैं और आप पूरी तरह से उस गतिविधि को सीख जाते हैं तो आपका अभिप्रेरणा स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है और वे स्वनियमित हो जाते हैं, यानी स्वयं आप उस विधि का प्रयोग करके सीखने लग जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सीधा सा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? दोस्तों इनमें से कौन सी जो भावना है, जो आंतरिक एक प्रकार से संवेग है, वो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालेगी? क्या उत्साह, क्या खुशी, क्या गर्व या क्या चिंता? बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों जो सार्थक सीखने में बाधा डालेगी, क्या गर्व की भावना, यानी आप कोई काम कर लेते हैं तो आपको प्राउड फील होता है, तो क्या प्राउड फील होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे? तो आप दोस्तों सीख पाएंगे, जब खुश होंगे तब भी आप सीख पाएंगे और उत्साह में भी आप सीख पाएंगे। ये अलग बात है कि जो अति उत्साह होता है उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, पर उत्साह लिखा है, अति उत्साह नहीं लिखा। दोस्तों चिंता में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। आप चिंता की भावना यदि आप में होगी तो आप सार्थक रूप से नहीं सीख पाएंगे, आपका मन कहीं और लगा रहेगा और आपके सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, या इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, या इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय होती है? बताइए दोस्तों, विकास की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता है? क्या विकास दोस्तों बचपन तक ही सीमित होता है? तो बिल्कुल नहीं, विकास बचपन तक सीमित नहीं होता। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास जो है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन जो बी है यानी सेकेंड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, तो बिल्कुल नहीं, विकास की शुरुआत गर्भाधारण के समय से ही हो जाती है, अर्थात दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, माफ करिएगा, दूसरा और चौथा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिस टाइपिंग है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है ऑप्शन है, ये 4 है। तो दोस्तों 2 और 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, गर्भाधारण से जन्म तक की समय अवधि, या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि? बताइए दोस्तों, विकास की जो संवेदनशील अवधि है इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जो विकास की संवेदनशील अवधि है वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? स्थानिक, भाषाई, संगीतमय या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? बताइए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है दोस्तों? बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। आपसे पूछ ले कभी तो बता दीजिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया है। तो दोस्तों कलाकार हो, वास्तुकार हो या नाविक हो, इन लोगों के पास दोस्तों कौन सी बुद्धि हो जाएगी? स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। कौन सी बुद्धि हो जाएगी दोस्तों? स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका होती है? स्कूल के जो बच्चे हैं उनके समाजीकरण में क्या भूमिका होती है? समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं होती। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार है, स्कूल की यानी स्कूल की समाजीकरण में, बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों यह समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्राथमिक संस्था की बात करें दोस्तों तो प्राथमिक संस्था क्या होती है समाजीकरण की? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियाओं पर संक्रियाएं दोस्तों, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक? दोस्तों आप जीन पियाजे महोदय को तो जानते ही होंगे। किनको? जीन पियाजे महोदय को तो आपने जानते ही होंगे। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो संवेदी चालक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, जबकि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा है संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित हो जाते हैं? तो दोस्तों यह अमूर्त संक्रियात्मक चरण में विकसित होते हैं, यानी सवाल पर सवाल को हल करना। क्या दोस्तों? सवाल पर
सवाल हल करना, ये किस चरण में आ जाता है? डी नंबर अमूर्त संक्रियात्मक चरण में आ जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, या पुरस्कार और दंड द्वारा? बताइए दोस्तों, जो पियाजे महोदय हैं इनके अनुसार जो बच्चे हैं वह किस प्रकार से सीखते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों बात करें जीन पियाजे महोदय की, तो इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। क्या कहा है? बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी इन्होंने कहा है। याद रखिएगा, यह कथन आपसे पूछ लेता है कि बताइए बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी? तो जीन पियाजे महोदय ने दी। निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है? बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन, या आधा हल किया हुआ उदाहरण देना? बताइए दोस्तों, जो पाड़ है जिसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। और इसके संबंध में बताया किसने है? वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। किसने दोस्तों? वाइगोत्स्की महोदय ने इसके बारे में बताया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों पाड़ का मतलब होता है आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। दोस्तों राघव एक बच्चा है, एक बच्चा था, जब शिशु था तब दोस्तों उसको माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि उसे अपने माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़े। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने में सहायक साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों राघव जब शिशु था तब उसको माता पिता के स्नेह से क्या वंचित रहना पड़ा? बाल्यावस्था तक आते आते उसे बहुत ही संवेदनशील अध्यापक मिल गए, यानी अच्छे अध्यापक मिले, फिर भी दोस्तों वह लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और वह जोखिम भी नहीं ले पा रहा है। राघव के विषय में कौन सा कथन है, कौन सा मुद्दा है जो एकदम स्पष्ट है? तो दोस्तों वह मुद्दा कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा। आरंभ में दोस्तों उसको माता पिता का प्रेम नहीं मिला, जिसकी वजह से दोस्तों उसे प्रेम की परिभाषा ही, उसे स्नेह की परिभाषा ही नहीं समझ आई और उसको अच्छे अध्यापक मिलने के बाद भी वह उन पर विश्वास नहीं कर पाया। ये बाद के अनुभवों का मुद्दा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रक्रिया सहचर्य में, या पुनर्वलन में? तो दोस्तों यह सहपाठी सहयोग में क्या है? सहायक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह, गतिशील अध्यापक, या दंड और पुरस्कार का प्रयोग? बताइए निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछा है, तो दोस्तों कौन सी नहीं है? दंड और पुरस्कार का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? यानी दोस्तों उसका जो नियंत्रण केंद्र है वह आंतरिक है, वह आंतरिक रूप से क्या है? एक तरह से कहें तो वह अंतः केंद्रित उसकी बुद्धि है, इस प्रकार से कह सकते हैं क्या? या यूं कहें कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो दोस्तों वह क्या करेगी? उसकी योग्यता में कमी है, परीक्षा प्रश्न पर कठिनाई, दुर्भाग्य पर, या अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात पर को जिम्मेदार ठहराएगी। तो दोस्तों वह आंतरिक केंद्रित है, इसलिए वह अपने आप को ही दोषी ठहराएगी। किसको? स्वयं को दोषी ठहराएगी, और यानी वह कहेगी कि उसकी योग्यता में कमी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? प्रकृति, या आनुवंशिकता, लालन पालन, या क्रोमोसोम? बताइए कौन से कारक हैं, कौन सा जो कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है? बताइए दोस्तों, तो वह है लालन व पालन।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, किससे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जेबी वाटसन महोदय माने जाते हैं, याद रखिएगा। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, या परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, आप समस्या को पहचानेंगे, फिर उसकी परिकल्पना बनाएंगे, फिर अपनी परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है कि व्यवस्था ही असफल हो गई, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई, अनुदेशनात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण संतुलन, या अभिक्रमित। साम्य धारण और संतुलन के बारे में पियाजे महोदय ने बताया, किसने दोस्तों, पियाजे महोदय ने बताया। जो वाइगोत्स्की महोदय हैं इन्होंने अनुदेशनात्मक पाठ की तकनीकी को बताया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है, विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, या विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा जो क्या करेगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। तो वह है दोस्तों विद्यार्थियों में योग्यताओं की संवृद्धिक धारणा का विकास, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 151 से क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 6 क्लासें हम कर चुके हैं। आई होप आपको आपसे क्वेश्चन अब सॉल्व होने लगे होंगे और कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।